नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की अहम बैठक। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मसौदे के साथ कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा। अयोध्या में एसटीपी बनाने का भी प्रस्ताव। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर एनआईए और एटीएस ने फिर मारी रेड। उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर मारे छापे। यूपी में 57 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में बकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के भाई का मकान सील। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति की सीज। डीएम ने निर्देश पर हुआ एक्शन। कासगंज में भारतीय किसान यूनियन, स्वराज गुट और भाजपा किसान मोर्चा में छिड़ी खूनी जंग। किसान नेताओं ने की कोतवाली थाने में तोड़फोड़। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए। कानपुर देहात के जैनपुर हाईवे पर रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। उन्होंने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें काफी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं डिप्टी सीएम ने नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन काउंटर, नवनिर्मित गायनी, ओपीडी और पैथोलॉजी विभाग में सेलेक्ट्रा मशीन का उद्घाटन किया और अस्पताल में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। लखनऊ में बुधवार से समाजवादी पार्टी की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 5 साल बाद हो रहे इस आयोजन में 11वें सम्मेलन में के तहत 28 सितंबर को राज्य स्तरीय नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, तो 29 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर के नेता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाले सम्मेलन को लेकर सभी नए अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों के नामों पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा मंगलवार को वाराणसी पहुंची। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा में हजारों कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। जातिगत जनगणना और बेरोजगारी को लेकर सावधान यात्रा निकाली जा रही है। वाराणसी पहुंचने पर ओपी राजभर ने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। लखनऊ से सावधान रथ यात्रा निकाल करके हम बाराबंकी, फैजाबाद होते हुए आपके अंबेडकर नगर में आया। वहाँ जो सड़कों पर जो जुनून देखा, जगह जगह 100, 200, 250, 500, 300, जिस जोश के साथ लोगों ने सावधान रथ यात्रा का स्वागत किया। अंबेडकर नगर में 50 हजार की भीड़, अपने पैसे से लोग आए थे। फिर वहाँ से निकला, मैं आजमगढ़ होते हुए, मऊ होते हुए बलिया तक आया। रात को 10 बजे तक लोग सड़क पर इंतजार करते रहे, किसी रोड से नेता आ रहे हैं तो लोग स्वागत कर रहे हैं। आज आपके सामने है कि हजारों मोटरसाइकिल बच्चे लेके, अपने पैसे से गाड़ी झंडा लेके आपके सामने घूम रहे हैं। इनकी मनसा नियत है कि देश में रोजगार परक शिक्षा लागू, देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा हो।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआईए ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया है। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 8, कर्नाटक के कोलार से 6 और असम से 7 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। एनआईए और 9 राज्यों की एटीएस ने ये एक साथ एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में छापेमारी कर 16 लोगों को हिरासत में लिया है। एटीएस को इनपुट मिले हैं कि ये सभी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 8 जिलों में पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर रेड की है। जांच एजेंसी ने 22 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एटीएस को इन संदिग्धों की जानकारी पूर्व में पकड़े गए 4 आरोपियों की पूछताछ में मिली है। पीएफआई के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि इनके मंसूबे खतरनाक हैं और नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। मध्य प्रदेश सहित ज्यादातर राज्यों में पीएफआई के सीमी से जुड़े होने के भी प्रमाण मिले हैं। इसके बाद देश भर की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई का पूरा नेटवर्क खंगालने की कवायद शुरू कर दी है। 20 राज्यों और 100 से ज्यादा शहरों में इनका सर्विलांस शुरू हुआ। पता चला कि पीएफआई को खाड़ी देशों के अलावा देश के बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा है। यूपी के बुलंदशहर में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अफजल मेरठ में वकालत करता है, जिसे लखनऊ एटीएस ने बुलंदशहर के सियाना से गिरफ्तार किया है। फिलहाल टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। वहीं मामले को लेकर एडीजी एलओ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 26 जनपदों में कार्रवाई कर 57 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस, एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश के बावजूद कानपुर में इसकी पालना न करने के बराबर हो रही है। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए के अधिकारियों की उदासीनता के चलते जिले में बिल्डर्स धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहे हैं और राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सबसे अधिक अवैध निर्माण जोन 4 के जेई राजेश निरंजन, जेई MM सती और जेई अरविंद उपाध्याय के क्षेत्रों में हो रहा है, जिसकी कई बार शिकायत के बाद भी केडीए अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है और अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। सहारनपुर के देवबंद में मेडिकल स्टोर मालिक नरेश की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान नरेश मुजफ्फरनगर रोड से होकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने नरेश को गोली मार दी। वहीं घटना के बाद गंभीर रूप से घायल नरेश को सहारनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही नरेश की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की पहचान और तलाश में जुटी है। मृतक के पिता ने बताया कि उनके पुत्र का तलहेड़ी गांव के प्रधान सोनू के साथ पैसों का लेन देन था। मृतक के पिता ने प्रधान सोनू पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। तलेडी का प्रधान सोनू है, उसने गोली मारी। मेरे लड़के पर तो 4 लाख रुपए ले रखे थे मैंने, और उनके हाथ में उसको गोली मार दी। उनने मांगे भाई बंदे बहुत कई साल हो गए, 6 महीने हो गए मांग, तो उनने पैसे यही उनने फिर उन्हें किना कड्डी गोली मार दी। फिलहाल 2 लोग थे, एक सराय का था लड़का,
ये मेडिकल करते जी, मेडिकल पे से उन्होंने किसी लालच से बुलवाया और उन्होंने फिर उनके से ले जाकर उसको मोटरसाइकिल भागते हुए गोली मारी, वो कोमरम के पास में लगी। बाराबंकी में 2 महीने पहले प्रेम विवाह करने वाली युवती की अब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मंगलवार को युवती का शव फांसी पर लटकता हुआ मिला। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता कुर्सी थाना क्षेत्र के ताला गांव निवासी पारस ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। पारस ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 2 माह पूर्व उन्होंने गांव के ही गुलशन पुत्र शेर बहादुर से बेटी का विवाह किया था, जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग 50,000 रुपए और बाइक की मांग करते हुए बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे और खाना भी नहीं दे रहे थे। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा। यूपी के कौशाम्बी में एक किशोरी का शव तालाब में मिलने से वहां सनसनी फैल गई। वहीं करारी थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी घर से अपने भाई के साथ कोचिंग के लिए निकली थी। रास्ते में किशोरी लापता हो गई। भाई का कहना है कि जब वह उसे खोजने गया तो गांव के पास उसकी साइकिल और चप्पल मिली। उसने घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और किशोरी के शव को तालाब से निकलवाया। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक शव तालाब के अंदर मिला था, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो अभी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ड्राउनिंग आया है और इसमें घर वालों ने अभी तक कोई इस तरह की तहरीर नहीं दी है और इस प्रकरण की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी ग्रामीण पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। प्रेमी ने ही प्रेमिका की हत्या कर सड़क किनारे युवती के शव को फेंका था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रेमी अपनी प्रेमिका का फरमाइशों से नाराज था, ऐसे में उसने वारदात को अंजाम दिया। थाना लोहता में रिंग रोड के किनारे एक डेड बॉडी मिली थी, तो उसको फिर इंस्पेक्टर लोहता, सीओ सदर, इन लोगों ने उसके पहचान के लिए पूरी कोशिश की थी। हर जगह उसकी सूचना दी गई थी, पंपलेट बनवाया गया था, जिसके आधार पर उसकी पहचान अर्चना पटेल निवासी शिवपुर कमिश्नरेट के रूप में हुई थी। बाद में फिर पता चला कि उसका किसी से संबंध था, जिसके आधार पर उससे पूछताछ की गई और बहुत सारी चीज़ें कड़ियाँ जोड़ते हुए इसका वर्कआउट किया गया कि उसके जो उसका प्रेमी था राजकुमार यादव, उसने ही इसकी हत्या की थी और हत्या करके अपने ऑटो से ले जा करके वहाँ पर फेंक दिया था। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। वहां प्रशासन ने 2 करोड़ 65 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। वहीं फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से पैसा वसूलने का उन पर आरोप है। वहीं आरडी और एफडी के नाम पर जमा कराते हुए उनको पैसे जमा कराते थे। वहीं मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र में ये पूरी मामला हुआ है। मंजनपुर में 2 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, एक 82/2022 और 83/2022, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक कंपनी बना के और इन्वेस्टमेंट के नाम पे और एफडी और आरडी कराने के नाम पे लोगों से पैसों की ठगी की गई थी। इन दोनों मामलों में चार्जशीट लगाई गई और जो भी इसमें संलिप्त थे उनके विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई है, जिसमें अभी करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है इन लोगों की, इसमें 14 की कार्रवाई करते हुए इनको अटैच किया गया है और इसके लिए एसडीएम मंजनपुर है उनको भी प्रशासक इसमें नियुक्त किया गया और इसमें कुर्की की जो कार्रवाई है और जो सीलिंग की जो कार्रवाई है वो इसमें भी की जा रही है। प्रदेश में लगभग 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में मंगलवार को अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने पहले ही जीपीओ के नजदीक रोक दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों की पुलिस से मामूली झड़प भी हुई। वहीं अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने 5 जनवरी को जारी 6,800 अभ्यर्थियों की सूची के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बस्ती दौरे पर रहे, जहां मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। संजय निषाद ने कहा कि राजभर भैया को समझाना बहुत कठिन है। राजभर भैया का पैर एक जगह रहता नहीं है। बीजेपी के साथ थे तो हीरो हो गए, वहीं फिर सलाहकार नियुक्त कर दिए गए, वहीं और सलाहकार ने उन्हें कहां पहुंचा दिया। भाई कहीं जमीन आप वक्फ बोर्ड आपने कह दो मेरा वक्फ बोर्ड है, यही हमारी जमीन है, फिर मुकदमा करके बेचारा घूमता रहे। तो सरकार सर्वे करके जानना चाहती है कि रियल में जहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन है वो ले ले, और रियल में मदरसे में जो पैसा दिया गया किसके लिए, शिक्षा के लिए दिया गया, तो शिक्षा मिल रहा कि नहीं मिला। तो क्या धर्म पढ़ाने के लिए संविधान बना हुआ है या ज्ञान देने के लिए है? बिना एकेडमिक शिक्षा के नेता लोग अपने बेटे को IAS PCS बना रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजस्थान में मचे बवाल पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। जिन्हें नेतृत्व और पार्टी पर भरोसा है वह कांग्रेस के साथ है। मिर्जापुर के विंध्य धाम में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर सांसद प्रमोद तिवारी मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अब मेरे ख्याल से उनकी जुबान पर ताला लग जाना चाहिए। यहां अभिव्यक्ति की आजादी है। लगातार आता हूँ। लगभग पहले दिन लगभग इसी समय हमेशा माँ के चरणों में शीश नवाता हूँ। अपने लिए, परिवार के लिए, अपने क्षेत्र रामपुर खास के लिए और संपूर्ण देश के लिए, भारत माता के लिए, सबके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। एकता की, सुरक्षा की, सुख की, शांति की, समृद्धि के लिए। आज उसी प्रयोजन से फिर आया। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में फिर बदलाव हुई है। यहां 2 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। इस दौरान प्रशांत नागर को मऊ में मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। साथ ही प्रणता ऐश्वर्या इटावा में मुख्य विकास अधिकारी बनी है। इसके अलावा 6 PCS अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। राम सिंह वर्मा UP SRTC में मुख्य महाप्रबंधक बनाए गए हैं, जबकि संतोष कुमार को चिकित्सा और शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। दूसरी तरफ आयुषी चौधरी को एटा में वित्त एवं राजस्व का ADM बनाया गया है और देवेंद्र सिंह नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर बनाए गए हैं। साथ ही ज्योति सिंह नगर मजिस्ट्रेट मुरादाबाद बनी है। यूपी में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दिल्ली कनेक्शन के लिए कास्ट डाटा बुक में तय दर से ज्यादा वसूल की गई रकम 21 अक्टूबर तक लौटाने के आदेश बिजली कंपनियों को दिए हैं। नियामक आयोग को इस मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष समेत सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को 21 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। यह पहला मौका है जब आयोग ने बिजली कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन से जुड़े 6 IAS अफसरों को एक साथ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत नोटिस जारी किया है। इस धारा के तहत आयोग के आदेशों के उल्लंघन पर व्यक्तिगत रूप से 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि आयोग के डाटा बुक का उल्लंघन कर करीब 100 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन वाराणसी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। आपको बता दें कि नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों का महत्व है। ब्रह्मचारिणी देवी का शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन आज है।
क्या मनोकामना लेके आए? घर में सब लोग सुख समृद्धि के साथ रहें। लेके आए हैं, घर परिवार पे सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और क्या। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन ज्वालामुखी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। यहां मंदिर परिसर में नवरात्रि के अवसर पर विशेष तरीके से सजाया गया। वहीं हर तरफ भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ज्वालामुखी मंदिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य की सीमा से सटा है। ऐसे में यहां नवरात्रि पर पहले दिन करीब 25,000 से अधिक भक्तों ने माथा टेका। पूजा करती चली आ रही है, इनके चरणों की सेवा करती चली आ रही है। यह सिंगरौली क्षेत्र माना जाता है। सिंगरौली क्षेत्र इसलिए माना जाता है कि यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली रही है, इसलिए इसका नाम सिंगरौली है। सिंगरौली कोई ये निर्जली जगह, एक विशेष जगह नहीं है। 1400 गांव की सिंगरौली है, 700 उत्तर प्रदेश और 700 मध्य प्रदेश। जिस स्थान में यह मंदिर बसा हुआ है शक्तिपीठ है, जहाँ माता रानी का सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है और माता रानी के जिह्वे के अग्रभाग की यहाँ पूजा होती है। इसी तारतम्य में मैं बताता चलूँ कि सती का जो खंड गिरा वह 52 जगह पर गिरा, लेकिन 51 जगहों का उद्धारण हो पाया, एक जगह का उद्धारण नहीं हो पाया जो पाकिस्तान में है। एक वहाँ का उद्धारण हुआ जो हिंगलाज देवी के नाम से जानी जाती है, और यह सिंगरौली का जो शक्तिपीठ है यह माता रानी के सती के जिह्वे के अग्रभाग की पूजा होती है। शरद नवरात्र और चैत्र नवरात्र 2 नवरात्र पड़ता है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।